ई कंटेंट BA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम पेपर रीतिकाल की पृष्ठभूमि। सामान्य परिचय। हिंदी में लिखे गए साहित्य को विद्वान साहित्य लेखकों ने 4 भागों में बांटा है। विद्वान लेखकों ने इनका नाम भी अलग अलग रखा है। नामकरण में कहीं युग की प्रवृत्तियों को, कहीं ग्रंथों को और कहीं ग्रंथों की एकत्र सामग्री आदि को आधार माना गया है, किंतु सर्वमान्य रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा सुझाए गए नामकरण को स्वीकार किया जाता है। यथा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल रखे गए हैं। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भक्तिकाल और आदिकाल के बारे में हम आस्वाद कर चुके हैं। अब उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल पर परिचर्चा की जानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है वह इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल, इसका समय है 1000 से 1375। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहा जाता है, इसका समय है 1376 से 1700 तक। और तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, इसका समय है 1701 से 1900 तक। और अंतिम चौथा आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहा जाता है, वो 1901 से और लगातार चल रहा है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। आज हम रीतिकाल के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति काल में जो निर्गुण व सगुण रूप में ब्रह्म, राम और कृष्ण को मानकर कविता की जाती थी, रीतिकाल में इसका स्वरूप बदल गया। कृष्ण का जो माधुर्य रूप था वो जनता को बहुत अधिक अच्छा लगने लगा और कवियों को भी यह रस आने लगा। इस काव्य को कृष्ण के माधुर्य ने एक संजीवनी बूटी भी दी है। जैसा कि प्रत्येक अच्छी चीज़ के साथ बुराई भी लगी रहती है। कुछ चीज़ें साधन रूप में अच्छी रहती हैं, किंतु जब वे साध्य बन जाती हैं तब उनमें खोखलापन सा दिखाई देने लगता है। यह बिल्कुल सत्य है। भक्ति काल में जिस श्रृंगार ने औषधि का काम किया था, वही रीति काल में आकर एक व्यसन बन गया। अर्थात भक्ति काल में आराध्य को का जो श्रृंगार करके उसे साध्य बनाया जाता था, वो भक्ति काल में आकर के एक विष का काम करने लगा। रीति काल में आकर एक व्यसन सा बन गया था। वस्तुतः जब तक कला का जीवन से संबंध रहता है तभी तक उसमें उन्नति के द्वार खुले रहते हैं, लेकिन कला जब विकृत रूप धारण कर लेती है तो वहाँ उन्नति की सिवाय अवनति ही मिलती है। अर्थात अति होने पर यह द्वार सूखने लगते हैं। पहले भक्त कवि श्रृंगार की कविता में अपने इष्टदेव की भक्ति का अंग मानकर करते थे। अर्थात ईश्वर को सजाने रिझाने के लिए श्रृंगार काम में लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया और पीछे के कवियों अर्थात रीतिकाल के जो कवि थे, उनमें उनके हाथ में यह श्रृंगार आकर एक व्यसन के रूप में परिवर्तित होने लगा। रीतिकाल के जो कवि हैं वो राधा कृष्ण
कि जब कविता राधा कृष्ण को आधार मान करके कविता करते थे तो वो आलम्बन के रूप में उनका चित्रण करते थे। रीतिकाल में इनको नायक और नायिका के रूप में दिखाया जाने लगा। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है बंगाल में उस समय वैष्णव संप्रदाय का बहुत बोलबाला था और बंगाल के इसी वैष्णवी प्रभाव से उत्तर भारत के जो हिंदी कवि थे उनको श्रृंगारिक प्रवृत्ति को बदलने का बल प्राप्त हुआ। यद्यपि रीतिकाल में जो कविता लिखी गई है उसके लिखने वाले भी भक्ति काल के कवि ही थे। उनके भीतर भक्ति काल का अंश मौजूद था। उन्होंने युग की प्रवृत्ति के हिसाब से या युग की मांग के हिसाब से कविताएं का स्वरूप तो बदला, किंतु उनमें भक्ति का भी पुट विद्वान था और वो भक्ति की आड़ में ही राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में दर्शा करके और कविता करते थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये था कि इन कवियों ने विलासी भावना पर सुंदर आवरण डाले हैं। रीतिकाल के कवियों ने धार्मिक तथा श्रृंगार दोनों में ही रचना की है। भिखारीदास ने तो स्पष्ट रूप से लिखा भी है। उस समय के जो प्रसिद्ध कवि थे भिखारीदास, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। उनकी एक पंक्ति है, आगे के सुकवि रीजी हैं तो कविता नेतु राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है। रीजे तो ठीक, वरना हमारी कविता व्यर्थ नहीं है। राधा और कृष्ण को सुमरने का बहाना भी है, अर्थात हमारी कविता सार्थक सिद्ध है। तो इस प्रकार से भिखारीदास जी ने एक रीतिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल के आरंभ का में जो समय है उसमें जो कविता लिखी गई है उसके ऊपर ये लिखा था। वास्तव में रीतिकाल के भक्त कवियों ने अपनी श्रृंगार प्रवृत्ति में राधा कृष्ण का नाम एक बहाने मात्र के लिए ही किया है। रीतिकाल में कविता स्वांतः सुखाय, कविता का जो उद्देश्य होता है वो होता है स्वांतः सुखाय, लेकिन उस उद्देश्य को बदल करके रीतिकालीन कविता जो है वो राज दरबार की वानगी बन गई। प्रत्येक कवि अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी से बाजी मारकर प्रसन्न करना चाहता था। राज दरबार में बहुत सारे जो कवि हुआ करते थे और प्रत्येक कवि में होड़ लगी हुई थी कि कौन अच्छी कविता करके राजा को प्रसन्न करे जिससे उसे अधिक धन की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से वो होड़ कर करके अच्छी अच्छी श्रृंगार में कविताएं लिख करके राज दरबार में पेश किया करते थे। तो इस होड़ा होड़ी में जो है कविता और अधिक श्रृंगारिक बनती हुई चली गई। इससे पूर्व संस्कृत और प्राकृतिक साहित्य से अवगाहन करके प्राचीन रत्नों को नए रूप में रखने का प्रयत्न भी इस समय के कवियों ने किया। तो इस सबके का जो सार है वो ये है कि कविता जो है अब स्फूर्ति का विषय नहीं रह करके और एक आवश्यकता का विषय बन गई। जैसे कोई राजा विलासी है तो वो विलासीपूर्ण कविता सुनना अधिक पसंद करेगा। कोई शौर्य का प्रतीक है तो वो
शौर्य से भरपूर कविता पसंद करने का, अर्थात प्रत्येक कविगण राजा की प्रवृत्ति के अनुसार उसको लिखा करते थे। तो यहाँ राजा की आवश्यकता की पूर्ति का साधन मात्र जो है कविता बन करके रह गई थी। यह सही है कि प्रत्येक चीज़ के पीछे अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। कविता के जो भक्ति काल की कविता है उसके परिवर्तन के पीछे भी दो पहलू थे। भक्ति काल की कविता में जो अलंकार आदि हैं वो स्वतः ही चले आए थे। संस्कृत भाषा में भी अलंकार और काव्यांगों पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ, अतः हिंदी में भी होना लाजमी था, जिसका सूत्रपात भक्ति काल में ही हो चुका था। सूर की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, ये अलंकार और लक्षण ग्रंथों के साक्षात प्रमाण हैं। अतः यह सिद्ध है कि कविता काव्यगत कालगत बाना बदलती रहती है, किंतु धीरे धीरे भक्ति काल के जो कवि हैं वो भी रीति काल की में कविता लिखने लगे। इस प्रकार भक्ति काल के कवियों को ही रीति काल की कविता का जनक भी हम कह सकते हैं। इस काल की शुरू की कविता जो है भक्ति काल और रीति काल दोनों ही प्रवृत्तियों में लिखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे रीति काल की श्रृंगारिक भावना जनता और कवियों को अधिक अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो उसमें अधिक प्रवृत्त होने लगे और धीरे धीरे यह प्रवृत्ति कुछ समय तक हिंदी साहित्य जगत में छाई रही है। तो कह सकते हैं कि एक तरीका से इस काल में लुका छुपी का सा खेल हिंदी कविता ने किया था। आज का पाठ यहीं खत्म होता है। अभ्यास के लिए मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप जो व्हाट्सएप है उस पर आप कमेंट्स कीजिए। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है उसे बताइए। दूसरा है, कवि भिखारी दास ने रीति काल की कविता का आधार क्या बताया है, अर्थात परिभाषा किस प्रकार से दी है। तीसरा है, रीति काल की शुरुआती कविता के कवि किस काल के कवि थे। इति। धन्यवाद।